हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन बिंदु। मित्रों, 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है और इस सीरीज के प्रथम भाग में हम लोगों ने 17वीं बीपीएससी के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। जैसे कि 17वीं बीपीएससी क्या एग्ज़ाम के डेट प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे, मुख्य परीक्षा के स्तर पे और इंटरव्यू के स्तर पे आयोग द्वारा क्या निर्धारित किया गया है। पहले हम लोगों ने डेट देखा था कि कब होने हैं एग्जाम, दूसरा इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, और तीसरा बिंदु हम लोगों ने इस पे बात किया था कि यदि हम 17वीं बीपीएससी दे रहे हैं तो हमारी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए तथा उम्र सीमा न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। अब पिछले वीडियो का लास्ट पॉइंट था हम लोगों का कि 17वीं बीपीएससी में कितनी सीट आने की संभावना है। तो ये चार बिंदुओं पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रथम भाग में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद इस पार्ट में हम लोग मुख्यतः दो बिंदु पे फोकस करेंगे। प्रथम भाग में जैसे कि 60वीं और 62वीं प्रारंभिक परीक्षा से लेकर 68वीं प्रारंभिक परीक्षा तक इतिहास खंड और साइंस, जर्नल साइंस खंड से कितने प्रश्न आए हैं यह हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसी आधार पे एक मोटा मोटी आइडिया हम बनाने का प्रयास करेंगे कि 17वीं बीपीएससी में कैसे प्रश्न आ सकते हैं हमारे सामने। दूसरा कि इतिहास खंड को ही अगर जो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इतिहास को पढ़ने की हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। आधुनिक भारत हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं अपेक्षाकृत जिस पे कम ध्यान देके हम ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जर्नल साइंस के भी कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर देखने का प्रयास करेंगे और उस चैप्टर को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ने की एक टेक्निक देखने का प्रयास करेंगे कि हमें किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर जो हम इतिहास खंड की बात करें, इतिहास की बात करें प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक जो भी बीपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं उसमें तो 69, अभी जो 30 सितंबर को 69 का पेपर हुआ था उसमें इतिहास खंड से लगभग 28 प्रश्न, 68 वाले में 29 प्रश्न और 67 वाले में जो री एग्जाम हुआ था उसमें 24 प्रश्न हमें इतिहास खंड से देखने को मिले थे। इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, जैसे 67 जो हुआ था उसमें 27 और 24, इससे पीछे हम जाने का नहीं प्रयास करेंगे। क्यों नहीं जाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि 68 के जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्नों की प्रकृति और उसके संख्या में भी परिवर्तन किया गया था। 68 में और 69 में जो इतिहास खंड से प्रश्न आए हैं अपेक्षाकृत उसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उनमें डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, कथन कारक वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब कंसेप्चुअल डेवलपमेंट आपकी कितनी हुई है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है आयोग के द्वारा क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम अगर जो एक अपना आइडिया बनाने का प्रयास करेंगे कि हमें कहाँ से लेके आगे बढ़ना है, कहाँ से के प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देना है, तो 68वीं और 69वीं के प्रश्नों को हम लोग एक लैंडमार्क पॉइंट मानते हुए वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गई कि हम अगर जो सामान्यतः एक अप्रोच बनाने का प्रयास करें कि इतिहास खंड में कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए 28, 68 में 28 हो गया, 69 में 29 हो गया, तो एवरेज हम मान के चलें कि लगभग 30 से 31 प्रश्न इतिहास खंड से पूछे जाएंगे। इसके पीछे के भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आधार पे, तो इन 30 प्रश्नों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास के कौन कौन से महत्वपूर्ण डायमेंशन हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो इसमें अगर जो हम बात करेंगे तो जैसे इतिहास खंड को हम लेते हैं जिसमें हम लोगों ने ऊपर देखा कि लगभग 30 प्रश्न हम मान के चलते हैं कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो इस 30 प्रश्न में भी जैसे
पिछले क्वेश्चनों में आयोग ने पूछा था, तो 30 प्रश्न में लगभग 15 प्रश्न आधुनिक भारत से, 7 से 8 प्रश्न प्राचीन भारत से और 5 प्रश्न के आसपास मध्यकालीन भारत से अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो जब हम पढ़ेंगे इतिहास के इन खंडों को, तो हमारा फोकस भी इसी अनुपात में होना चाहिए कि हम अपने समय का ज़्यादा उपयोग या ज़्यादा निवेश हम आधुनिक भारत में करें। आधुनिक भारत के भी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनकी एक लिस्टिंग की गई है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और यह लिस्टिंग भी प्रश्न की बारंबारता को ध्यान में रख के किया गया है। मीन्स क्या कि आधुनिक भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमेशा ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रश्न पूछे गए हैं, गवर्नर जनरल के कार्य एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान से प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति क्या है उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब ये जो क्रम सजाया गया है, यहाँ पे एक जो लिस्टिंग दी गई है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन द सेंस ये है कि जब कभी भी आप ये वीडियो देखें और आपके पास कम समय हो, तो आप पहले आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पहले पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद आप क्रांतिकारी गतिविधियों पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं कि यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमें कैसे क्राइटेरिया फिक्स करके पढ़ना चाहिए। जैसे कि इसके भी 3 चरण हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। एक उदारवादी चरण माना जाता है। इसका समय काल 1885 से 1905 के बीच में माना जाता है। इसमें क्या था कि जो नरम दल के लोग थे, ये ब्रिटिश जो उसमें हुकूमत थी उससे दया याचना करके प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करते थे। दूसरा था उग्रवादी चरण। इसका समय काल था 1905 से 1919। और तीसरा दौर था गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक के बीच में देखा जाता है। इस समय काल में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए थे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के साथ भारतीय राजनीति में कदम रखा, और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया वो सक्रिय रहे। तो जब हम अगर जो पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतने सेगमेंट पे हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक के कालखंड में जो भी घटनाक्रम घटित हुई है, उस पर हमारी ध्यान होनी चाहिए। उन बिंदुओं को हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, उन बिंदुओं पर भी हमें विशेष काम करना चाहिए। अब इसी कालखंड में क्रांतिकारी गतिविधियां भी एक्टिव हुई थी। इसका समय काल भी 1905 से लेकर ही शुरुआत हुआ था, जब यह सिद्ध हो गया था कि नरम दल के द्वारा बहुत कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। तो क्रांतिकारी गतिविधियां होने शुरू हुई थी। अब जब हम क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ते हैं, तो हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारे पढ़ने का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि क्रांतिकारी गतिविधियां हम देखें कि किन किन भागों में ज़्यादा सक्रिय हुई थी। जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा घटित हो रही थी। तो हमें बंगाल की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति और पंजाब की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं उस समय चलाई जाती थी। जैसे संध्या नामक एक पत्रिका थी, युगांतर नामक एक पत्रिका थी, वंदे मातरम नामक एक पत्रिका थी, अनुशीलन समिति बनी थी। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब बिंदुओं पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए अगर जो हम क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ रहे हैं तब। दूसरा, इसी लिस्टिंग में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है गवर्नर जनरल और उनके कार्य। अब जब हम अगर जो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए?
हम रॉबर्ट क्लाइव से लेकर, यानी कि जब बक्सर युद्ध के बाद बंगाल का नियंत्रण पूरी तरीके से कंपनी के हाथों में आ गया था, तब वह उस समय रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग्स और कार्नवालिस के द्वारा जो न्याय क्षेत्र में सुधार किए गए थे उन पे ध्यान केंद्रित करने चाहिए। कार्नवालिस ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे उस पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, अगर जो इन्हीं गवर्नर जनरल की लिस्ट को थोड़ा आगे हम बढ़ाएं तो वेलेस्ली की सहायक संधि पे भी ध्यान देना चाहिए। वेलेस्ली ने किन राज्यों से सबसे पहले सहायक संधि की थी, किन राज्यों को क्रम से अरेंज करने का जो प्रश्न आता है उसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तीसरा, विलियम बेंटिक के जो सुधार थे उस पर ध्यान देना चाहिए। किस गवर्नर के समय नेपाल से युद्ध हुआ, किस गवर्नर के समय अफगानिस्तान से युद्ध हुआ, किस गवर्नर ने घेरे की नीति अपनाई थी, इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर जो आगे बढ़े तो डलहौजी ने क्या नीति अपनाया था, पीडब्ल्यू की स्थापना किए थे, डाक तार का आविष्कार किया था, मतलब उसने विकास करवाया था, रेलवे का विकास करवाया था। अगर उनसे भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन करवाया था। तो ये हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम गवर्नर जनरल या वायसराय को अध्ययन करें तो हमें उनके कार्यों पे भी विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कारण और कथन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक साइड में गवर्नर जनरल के नाम दे दिए जाते हैं, दूसरा उनके कार्य दे दिए जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि मैच करवाइए। तो वहां पढ़ने का हमारा अप्रोच ये होना चाहिए। इसी लिस्ट में यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीतियां थी, जैसे उनकी आर्थिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति में रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसे उन्होंने डेवलप किया था, महलवाड़ी व्यवस्था कैसे डेवलप किया था, या अस्थायी बंदोबस्त कैसे डेवलप किया था, किन क्षेत्रों में डेवलप किया था, जैसे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। और इन क्षेत्रों में जब ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी तो इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कितने % टैक्स वसूले जाते थे, इन पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा, जनजातीय और किसान आंदोलन। जब हम जनजाति और किसान आंदोलन पढ़े तो हमारा अप्रोच इस प्रकार का होना चाहिए कि एक साइड हम जनजातीय आंदोलन की एक लिस्ट बना लें, दूसरा उसी के साथ उसके नेतृत्वकर्ता की लिस्ट बना दें पैरेलल ही, तीसरा उसके कार्य, उनकी मांगे प्रमुख क्या थी वो बना लें, और भौगोलिक क्षेत्र, किन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था। तो जब हम ये 4 डायमेंशन में बांट के जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे तो अपेक्षाकृत हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, और भी चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, और भी बहुत सारे विद्रोह जो जनजातीय विद्रोह हुए थे, इनको इस डायमेंशन से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसान विद्रोह भी पढ़ते हैं तो हमें फिर ऐसे जनजातीय विद्रोह की तरह ही उनकी भी एक लिस्टिंग करनी चाहिए, जैसे कि प्रमुख किसान आंदोलन कौन थे, मतलब कब हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी, और ये किन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय हुए थे। जैसे कि कोल विद्रोह कब हुआ था, जैसे कि ये जस्ट मिनट, हम लोग किसान विद्रोह पे थे, थोड़ा सा लाइट कट हो गया था। तो जैसे किसान विद्रोह की जब हम बात कर रहे थे तो नील विद्रोह 1855-56 में नील विद्रोह हुआ था, और दक्कन का विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, और उसी में अगर जो हम शामिल करेंगे किसान आंदोलन में ही, तो ये चंपारण की घटना भी हमारा किसान आंदोलन से ही संबंधित है। तो इस प्रकार का अप्रोच हमको बना के ये किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन को पढ़ना चाहिए। तीसरे 6 पॉइंट में अगर हम बात करें कि जब हम कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ें तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। जब भी हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ें तो हमें ध्यान देना ये चाहिए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पे वो हुआ था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था, प्रथम विदेशी अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, प्रथम भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष, दूसरा
महात्मा गांधी ने 1924 में जब बेलगांव का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो क्या अप्रोच था वहां पे, चाहे त्रिपुरी संकट जब आया था तो क्या था व्यवस्था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था। हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए जब भी हम ये कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें और उसकी चैप्टर पढ़ने का प्रयास करें। तब इसी में अगर जो हम आगे बढ़े, 7वां पॉइंट हमारा है व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अब देखें, जब हम व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं तो हमें एक क्या करना है कि इंडिया का एक मैप लोकेट करना है, ड्रॉ करना है। उसमें हमें क्रम बनाना है कि कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई। दूसरा क्रम होगा कि कौन सी कंपनी ने अपने कोठी कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। तीसरा क्रम इसमें हो जाएगा किस कंपनी के कौन से महत्वपूर्ण गवर्नर थे, उनके काम क्या थे, उन्होंने कौन से क्षेत्र में योगदान दिया था। जैसे पुर्तगालियों ने ही ब्लू पॉलिसी की नीति जब चलाई थी तो वो पॉलिसी क्या थी, किसने उसको कंडक्ट करवाया था। इसी प्रकार के लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जब हम व्यापारिक कंपनियों के आगमन की बात करें या पढ़ने का प्रयास करें। तब 8वां पॉइंट है इतिहास खंड के, आधुनिक भारत के इतिहास खंड में कि पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार एवं पुस्तकें। तो जब हम इसको पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं समाचार पुस्तकें, तो एक लिस्ट बनानी होगी हमको, फिर से एक लिस्ट बनानी होगी। एक साइड पत्र पत्रिका, दूसरी साइड उसके संपादक का नाम लिखना होगा। कई बार ये होता है कि कोई पत्रिका जारी होती है तो उसमें कई लोग उस पत्रिका से संबंधित होते हैं, जैसे कि केसरी हो गया, चाहे नेशनल हेराल्ड हो गया, संवाद कैमुदी हो गया, कामरेड हो गया, गदर हो गया, हिंदू पैट्रियट हो गया। तो इस मैगजीन से ना जो पत्रिकाएं संपादित हुई थी, चाहे जो मंथली आती थी, चाहे जो वीकली आती थी, उससे कई व्यक्ति संबंधित होते थे। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे अपनी, तो एक साइड पत्र पत्रिका और दूसरा उससे संबंधित व्यक्ति या संपादक। तो जब भी हम पढ़ेंगे ना, उसको क्विक रिवाइज करने में हमको आसानी होगी। हमारी तीसरी इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन। तो आधुनिक भारत की जब स्थापना हो रही थी, आधुनिक भारत के में ये विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। दूसरा कि कलकत्ता में मदरसा स्थापित हुआ था, उसको संस्था किसने बनाया था, किसने संचालित किया था। आत्मीय सभा किसने बनाया था। नेशनल हेराल्ड किसने संस्था मतलब स्थापित किया था। तो हमें बेसिकली यहाँ भी फैक्चुअल पॉइंट पे ही ध्यान देना होगा हमको कि किसने कौन सी संस्था बनाई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसके प्रमुख सदस्य क्या थे, इस संस्थान ने कौन सा काम किया था। विशेषकर इन पे हमारी फोकस होनी चाहिए। 10वां बिंदु है हमारा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हम ब्रह्म समाज की बात करेंगे, आर्य समाज की बात करेंगे, आत्मीय सभा की बात करेंगे और बहुत सारे जो उस समय धार्मिक सुधार के लिए जो संगठन बने थे उनकी हम बात करेंगे। विवेकानंद जी का क्या योगदान था उसकी हम बात करेंगे। महर्षि विद्यानंद जी का क्या योगदान था उसकी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हमें उनका मेन उद्देश्य क्या था। मान लीजिए कि ब्रह्म समाज था, वो कितने भागों में बटा। भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो इन सब डायमेंशन को हमको पढ़ना चाहिए। तीसरा और लास्ट बिंदु जो हमारा होगा आधुनिक खंड का, तो ये 1857 की क्रांति। जब हम 1857 की क्रांति का अध्ययन करें तो हमारा मुख्य फोकस क्या होना चाहिए, कब शुरू हुआ ये, मान लीजिए मुख्य कारण क्या थे, कब शुरू हुआ, इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, प्रमुख नेता कौन थे। जैसे दिल्ली में ही बात करें तो बहादुर शाह जफर जी थे, बहादुर शाह जफर थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और झांसी में झांसी बाई रानी थी, आरा में बाबू कुंवर सिंह थे। तो ये हम एक साइड बना लेंगे कि किस क्षेत्र में इसका विद्रोह मतलब कहाँ कहाँ फैला था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। दूसरा, इस विद्रोह का दमन किस अंग्रेज मतलब अंग्रेज के कमांडर द्वारा कौन कौन से थे जिनके द्वारा इसका दमन किया गया था। जैसे दिल्ली में जॉन निकोलस ने उसका विद्रोह को दबाया था।
लखनऊ की बात करें तो हेनरी लॉरेंस कैंपबेल ने मतलब विद्रोह का दमन किया था। आरा में बात करें तो विलियम टेलर ने दमन किया था। और जब हम विद्रोह 1857 के विद्रोह का क्रांति का अध्ययन करें तो हमारा एक अप्रोच ये भी होना चाहिए कि मुख्य इतिहासकारों ने इस विद्रोह के संदर्भ में क्या क्या बातें कही थी। जैसे कि किसने कहा था कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह है। साम्राज्यवादी इतिहासकार मीन्स और भारतीय इतिहासकार इस पक्ष में थे मुख्यतः कि ये एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, जबकि ब्रिटिश इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे केवल एक सैनिक विद्रोह मानकर चल रहे थे। तो हमें प्रमुख इतिहासकारों के जो उनके कथन थे उनको नोट डाउन करना होगा। मतलब इसको अध्ययन करते समय हमें अपनी ये अप्रोच बना के चलनी होगी। इतिहास खंड में ही हम बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन इतिहास से लगभग 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 7 प्रश्नों को हल करने की हमारी प्रवृत्ति या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे सभी एग्जामों में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो अगर जो हम बौद्ध या जैन धर्म पढ़े तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो? हम सबसे पहले बौद्ध एवं जैन धर्म की शिक्षाओं को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए हमें। दूसरा, शिक्षाओं को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, इसके प्रमुख दर्शन क्या थे? जैसे कि बौद्ध धर्म ने मुख्यतः 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील पे फोकस किया, जबकि जैन धर्म ने त्रिरत्न की बात किया। ये इनके दर्शन थे। तीसरा, जब हम पढ़े तो इस पे हमारे क्या मुख्यतः लक्ष्य होना चाहिए? प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन थे? जैसे बौद्ध धर्म के सूत पिटक थे, विनय पिटक थे, अभिधम्म पिटक थे, जबकि जैन धर्म ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय था। तो हमें इनकी भी एक लिस्टिंग करनी होगी। तीसरा, हमें मुख्यतः जो समितियों का आयोजन किया गया था, बौद्ध धर्म में 4 समितियों का आयोजन किया गया था, जबकि जैन धर्म में 3 समितियों का आयोजन किया गया था। तो हमें पढ़ते समय ये अप्रोच बना के चलनी होगी कि जब बौद्ध धर्म के 4 समितियों की अध्यक्षता किसने किया था, किसके शासनकाल में हुआ था और कब ये हुआ था। उसी प्रकार जैन धर्म के भी समितियों की हमें चर्चा करनी होगी, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कब हुआ था, इसमें क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए थे समितियों में। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट लेके यदि हम चले तो हमको अच्छे मतलब इस टॉपिक का अच्छी पकड़ हम बना सकते हैं। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल जब हम पढ़ें तो मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक पे हमारा फोकस होना चाहिए। अशोक पे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। तीसरा, यदि इसको मौर्य काल को हम पढ़ते हैं तो अशोक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे अशोक धम्म क्या है, इनके शिलालेख कौन से थे, 13 शिलालेख में कौन कौन से धार्मिक उपदेश दिए गए थे, इन पे हमारी फोकस विशेषकर होनी चाहिए। तीसरा, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना कैसी थी, प्रशासनिक संरचना कैसी थी, कितने प्रकार के महामात्र बांटे गए थे, कुमार मात्र क्या थे, रजुक क्या थे, और ऐसे ही जो शब्दावली आती है प्रशासनिक की, उसमें उनका क्या क्या महत्व था, उनके कार्य क्या थे, सीताध्यक्ष क्या थे। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार यूपीएससी द्वारा। फिर वैसे ही अगर जो मौर्योत्तर काल की हम बात करें, मौर्योत्तर काल में हमें किन किन सेगमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मौर्योत्तर काल की जब हम बात करेंगे तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें किसी एक प्रभावशाली राजवंश का अभाव था। मतलब कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। जब केंद्रीय शक्ति नहीं थी तो क्षेत्रीय शक्तियां काफी शक्तिशाली हो गई थी। उस समय मौर्योत्तर काल में 3 प्रकार के राज्यों का उदय हुआ था। एक जो मौर्य साम्राज्य के
उत्तराधिकारी थे, जैसे उत्तराधिकारी राज्य, अधिकारी राज्य, इसमें मुख्यतः थे शुंग और कर्ण वंश। दूसरे प्रकार के एक राज्य थे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इसमें थे इंडो ग्रीक शक राजवंश, पार्सियन राजवंश एंड कुषाण। ये ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्होंने उत्तर भारत में और कुछ कुछ मध्य भारत तक चले गए थे, वहां पे इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए थे। तीसरे प्रकार के भी राजवंश उदय हुए थे, जिसमें वो थे कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वही मजबूत हो गई थी और उन्होंने अपने आप को एक साम्राज्य बनाने का प्रयास किया था। उसमें मुख्यतः थे सातवाहन वंश थे, चेदी वंश थे, चोल वंश थे, चेर वंश थे, पांड्य वंश थे। तो ये जो क्षेत्रीय वंश थे, ये भी राजवंश थे, ये भी अपनी शक्ति को थोड़ा मजबूत किए थे। तीसरा, जब हम गुप्त काल पढ़े तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? गुप्त काल में हमको विशेषकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पे फोकस करना चाहिए। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वैवाहिक संबंध कैसे कैसे स्थापित हुए थे, किन किन राज्यों से वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया था, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक एवं साहित्य कला में क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे ही फिर हम जाएं गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि पाल वंश, बंगाल के पाल वंश, सेन वंश, ये काफी शक्तिशाली हो रहे थे उस समय। चौहान राजवंश की कई शाखाएं, जैसे गुर्जर चौहान, प्रतिहार वंश, कन्नौज में गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, इनका मतलब इनको अध्ययन करने की आवश्यकता है जब हम गुप्तोत्तर काल में जाएंगे। तो अगर जो दक्षिण भारत में जाएंगे गुप्तोत्तर काल में, तो कलचुरी वंश, होयसल वंश, काकतीय वंश, इनका प्रभुत्व ज्यादा था। इसमें एक जो सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट टॉपिक जो है प्राचीन भारत का है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम अध्ययन करें तो हम ये देखें कि इनका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ कितना था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, चाहे पूर्व में पश्चिम में कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ था। दूसरा, इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, चहुंदड़ो, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ था, इसके उत्खननकर्ता कौन से थे और प्रमुख यहाँ से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त की गई थी, जैसे गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ था, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पकी हुई ईंट और पकी हुई मतलब मिट्टी की बनी हुई नर्तकी कहाँ से मिली है, दाढ़ी वाले देवता कहाँ से मिले हैं। तो इन चीज़ों को पे हमें फोकस करना चाहिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हो। तो इसी प्रकार यदि हम महाजनपद काल को देखें तो महाजनपद काल में हमें 16 महाजनपदों को देखना होगा, उनकी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा कि कौन कहाँ पे, मगध कहाँ पे था, मत्स्य वंश कहाँ पे था, चाहे पावा मल्लक कहाँ पे थे, और इसी प्रकार के काशी कहाँ पे अवस्थित था। इन सब के 16 महाजनपदों की राजधानी और उसकी अवस्थिति को हमें ध्यान देना चाहिए। विशेषकर मगध क्योंकि बिहार में था और बिहार के पूरे डेवलपमेंट में और वहाँ पे कैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, उन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए जब हम महाजनपद काल पढ़ रहे हों। तो इसी प्रकार यदि हम मध्यकालीन भारत से हमें लगभग बीपीएससी में 5 से 6 प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इन 5-6 प्रश्नों के लिए हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले गुलाम वंश पे फोकस करना चाहिए, गुलाम वंश को डीपली पढ़ना चाहिए क्योंकि सल्तनत काल की शुरुआत गुलाम वंश से ही होती है। दूसरा, इसके बाद मुगल काल के सभी डायमेंशन पे ध्यान देना चाहिए, हुमायूं से लेकर बाबर के चारों युद्ध, जो घाघरा, खानवा, चंदेरी, जो भी चारों युद्ध जो हुआ था, इस पे ध्यान देना चाहिए।
उसके बाद हुमायूं के द्वारा और शेर शाह सूरी से जो संघर्ष हुआ था उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अकबर के पूरे मतलब राजनीतिक काल को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कब उसने गुजरात विजय की थी, कब जजिया कर हटाया था, कब उसने दीन इलाही की घोषणा की थी, कब उसने महत्वपूर्ण युद्धों को जीता था। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जो हम जहांगीर की बात करेंगे तो वहाँ जहांगीर की चित्रकला पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शाहजहां के स्थापत्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार को ओवरऑल मुगल काल को हमें स्किप करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुगल काल से 1-2 क्वेश्चन हर पूछे ही जाते हैं। अगर जो गुलाम वंश के अलावा हम सल्तनत काल में देखें तो हमें केवल सल्तनत काल की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था पर विशेष फोकस करना चाहिए। और यदि संभव हो तो फिरोज शाह तुगलक के उनके मतलब जो भी सुधार किए गए थे कृषि में, चाहे उनके सुधार हो चाहे सिंचाई में सुधार हो, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सल्तनत कालीन अन्य राजवंशों का सामान्य परिचय, बस मोटा मोटी एक आइडिया बना के रखें कि सल्तनत कालीन जो भी अन्य राजवंश थे इनकी स्थापना किसने किया था, मुख्य मतलब जो शासक थे उनके कार्य क्या थे, इस पे एक छोटे से मतलब आइडिया बना के चलना चाहिए। मुगल काल का संपूर्ण अध्ययन, अच्छा ये चीजें रिपीट हो गई हैं, ठीक है। देखिए मुगल कालीन लेखक एवं पुस्तकें बार बार पूछी जा रही हैं आजकल एग्जाम में, जैसे फैजी थे, अब्दुल कादिर बदायूनी थे, चाहे अब्दुल रहीम खनखाना थे, चाहे बीरबल थे, चाहे मुल्ला दो प्याजा थे। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, इन्होंने किसने क्या, किस शासक ने कौन सी पुस्तक का अनुवाद फारसी से संस्कृत से फारसी में करवाया था, चाहे फारसी से संस्कृत में करवाया था, रामायण का किसने अनुवाद करवाया था, महाभारत का किसने अनुवाद करवाया था, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मध्यकाल में ये सूफी और भक्ति और सूफी आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर जो हम अध्ययन करें तो इसको स्किप करके नहीं चल सकते। तो हमें इसके लिए एक अलग से इंडेक्सिंग बनानी होगी। फिर से एक साइड सूफी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत लिखने होंगे, उन किस कालखंड में हुए थे और उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। दूसरा, सूफी आंदोलन के प्रमुख संतों को एक इंडेक्सिंग करनी होगी, जैसे निजामुद्दीन औलिया और अजमेर की दरगाह पे सलीम चिश्ती जैसे ऐसे ही प्रसिद्ध संतों के बारे में हमको एक सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होगी। मोटा मोटी आइडिया एक दक्षिण भारत के इतिहास पर भी हमें विकसित करना होगा। यदि कुछ और भी, जैसे कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश हुए, उनकी कुछ क्या विशेषताएं रही थी, प्रशासनिक संरचना कैसे रही थी। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया हम लोगों ने बनाया है कि कैसे हम अगर जो इतिहास खंड का अध्ययन करना चाहते हैं तो इतिहास खंड के किन पोर्शनों पे हमें विशेष ध्यान देना होगा, कैसे अध्ययन करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप इतिहास खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो जो बातें की गई हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और इसमें साइंस, जनरल साइंस के भी टॉपिक डिस्कस करना था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए उसको हम अलग से पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक तैयारी को धार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।